हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में या पिछले दिनों में हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स के इकाई 1 इसी वैद्युतिकी में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उस वीडियो में या पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े, एक बार फिर से पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है बताया गया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, तो गुण है जिसके कारण उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। दूसरे आवेश के प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसे ही हम लोग आवेश कहते हैं। फिर आवेश दो प्रकार के बताया गया, एक बताया गया धन आवेश और एक बताया गया ऋण आवेश। फिर आवेश के कुछ मूलभूत गुण को हम लोग बताएं कि आवेश के बहुत सारे मूलभूत गुण होते हैं। आवेश का संरक्षण भी बताएं, ठीक है, युग्म उत्पाद युग्म विनाश भी बताएं हम लोग। और फिर आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत भी बताएं, जहां बताया गया कि किसी भी पदार्थ को अगर हम आवेश देते हैं तो वो आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। यानी हमेशा आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कभी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, आधा इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे n का मान हमेशा पूर्ण संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होती है, ना ही कोई भिन्न होती है, ना ही दशमलव में होती है। ओके, फिर हम लोग पढ़े कि आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है तो वो बल कितना होता है, और इसके लिए आया कूलाम का नियम। इसके लिए क्या आया? कूलाम का नियम कि कोई आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है तो जो लास्ट में निकल के सूत्र आया था वो ऐसा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन k q1 q2 बटे में r², जहां q1 है पहले आवेश की मात्रा, q2 है दूसरे आवेश की मात्रा और r है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन k, यहाँ एप्सिलॉन को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और k को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, और दोनों को हम लोग एप्सिलॉन भी लिखते हैं। एप्सिलॉन इंटू k को एप्सिलॉन भी लिखते हैं, तो उसको कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता E एप्सिलॉन बराबर होती है एप्सिलॉन इंटू k, जहां से किसी माध्यम का परावैद्युतांक का सूत्र हम लोगों ने निकाला था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ बताया गया था कि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है, कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। निर्वात या वायु के लिए k का मान 1 होता है, बाकी सबके लिए 2 होगा, 3 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 70 होगा, लेकिन 1 से कम नहीं होगा। यहाँ तक बता दिया गया। फिर इस कूलाम के नियम को हम लोग सदिश रूप में पढ़े, तो कूलाम के नियम को अगर हम, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, तो जब वेक्टर रूप में पढ़े तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन k q1 q2 बटे में r² को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था वेक्टर r12, या अगर केवल वेक्टर लिखे 1 2 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, तो वेक्टर r का मॉड, और मॉड का क्या लिख दिया गया था q, और इनटू वेक्टर r का या सीधे सीधे क्या लिख दिया गया था r², ऐसा करके हम लोग लिख दिए थे। तो ये कूलाम का नियम का सदिश रूप था। 7 8 इसमें सूत्र बताए थे और कहे थे कि एग्जाम में जो मन करे वो लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े कि एक आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, और वहां पे एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे हमारे गली मोहल्लों में कुत्तों का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उस एरिया में अगर कोई दूसरा कुत्ता चला जाए तो क्या करेंगे? भौंकना शुरू कर देंगे। शेर का एक एरिया होता है, जंगल है ना, शेर का पूरा एरिया है कौन सा? जंगल। शेर का एरिया बस्ती नहीं है, बस्ती में नहीं आता है शेर, आ जाता है तो इंसान पागल हो जाता है ना, मारने के लिए दौड़ जाते हैं। ऐसा तो बार बार न्यूज में सुनते होंगे आप लोग कि गांव में तेंदुआ घुस गया, है ना, ऐसा बहुत सुनते होंगे। तो तेंदुआ घुस गया तो आदमी लोग मिलकर उसको मार देता है, या फिर वन विभाग वाले पकड़ के जंगल में छोड़ देते हैं, तो उन लोग का एरिया जंगल है। उसी तरह से कोई आवेश हो तो आवेश का भी एक अपना एरिया होता है जहाँ पे वो अपना प्रभाव दिखाता है। उस एरिया को हम लोग कहें कि वो एरिया है वैद्युत क्षेत्र। उस एरिया को हम लोगों ने क्या कहा कि वो एरिया है वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अपना प्रभाव दिखाता है, अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और उस वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु की ताकत अलग अलग होती है। उस वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु की ताकत अलग अलग होती है। अलग अलग बिंदु की ताकत अलग अलग होती है। कितनी होती है? किसी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है
उस क्षेत्र में अपना वो एक ताकत दिखाता है, और अलग अलग बिंदु की ताकत अलग अलग होती है। जैसे अगर मान लो इस बिंदु पे जाएं तो ये वाला आवेश कुछ और अपना प्रभाव दिखाएगा, अगर और पास जाए तो कुछ और प्रभाव दिखाएगा, और पास जाए तो और प्रभाव दिखाएगा। और हम लोगों ने वहां कैलकुलेट किया कि इस बिंदु पे कितना प्रभाव दिखाता है, इस बिंदु पे कितना प्रभाव दिखाता है। तो अलग अलग बिंदु पे जो ताकत आती थी उसका सूत्र होता था F/Q0, F/Q0। और इसे ही हम लोग कहते थे उस बिंदु की ताकत, और ताकत को हम लोग सही शब्दों में कहें तो तीव्रता कहते थे। यानी हम लोग कहें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है उस बिंदु पर लगने वाला बल बटा में उस आवेश की मात्रा। यानी अगर हम किसी आवेश को यहाँ रख रहे हैं तो उस पर कितना बल लग रहा है वो बल ले लो और उस आवेश की मात्रा ले लो, दोनों का अनुपात निकाल दो, ये हो गया उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहीं से E F लगने वाला बल F का भी सूत्र आता है निकल के E/Q0, जहाँ Q0 होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में बताया गया था कि परीक्षण आवेश क्या होता है, तो बताया गया था कि यह एकांक धन आवेश होता है जो अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। मतलब अगर कहीं उपस्थित है तो वो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे वाले के प्रभाव को कम कर देगा, बल्कि अगर कोई और आवेश ले तो वो ऐसा होता है कि दूसरे आवेश के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन ये कम नहीं करता है। जैसे अगर ये आवेश है Q0 वगैरह, जैसे ये भी तो अपना एक क्षेत्र बनाएगा, तो जब ये अपना क्षेत्र बनाएगा तो इसका प्रभाव यहाँ कम हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये परीक्षण आवेश को इसलिए लेते हैं ताकि इसका जो क्षेत्र बनता है वो बिल्कुल नगण्य हो, बने ही ना, केवल बस प्लस चार्ज हो और कुछ नहीं, ठीक है, इसलिए इसको धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो लगने वाले बल का ये सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है। और फिर यहीं से हम लोगों ने इसका मात्रक देखा क्या, न्यूटन प्रति कूलम। फिर हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया दूसरे सूत्र की सहायता से, तो निकल के है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे में R²। यानी लगने वाले बल की तुलना की है और फिर कूलम के नियम से तुलना की है और सॉल्व किए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे में R²। और इससे हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन लगाए भी हैं, जहाँ Q होता है उस आवेश की मात्रा जिसको हम ला रहे हैं उस बिंदु वैद्युत क्षेत्र में, और R होता है दूरी उस आवेश से उस बिंदु की दूरी। और इस पर बहुत सारे सवाल लगाए। और फिर हम लोगों ने देखा कि दो अगर आवेश रखे हैं कि कुछ दूरी पर, तो कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। और उसके लिए हम लोग दो कंडीशन देखें। दो कंडीशन ऐसा देखें कि या तो दोनों समान आवेश हो, या तो दोनों प्लस चार्ज हो, या तो दोनों माइनस चार्ज हो। तो ये समान आवेश हुआ, तो समान आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ 0 होती है, तो बताया गया था कि उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में ही होती है। कहीं होती है लेकिन इनके बीच में ही होती है। और कहाँ होती है, तो बताया गया था कि जो आवेश कम होगा, मान लो एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो जिस आवेश की मात्रा कम होगी, जैसे मान लो यहाँ Q1 की मात्रा कम है Q2 से, तो Q1 आवेश की मात्रा के पास ही होगा। और वहां पे सूत्र निकल के आया था x बराबर R बटा में रूट में Q2 बटा में Q1, Q2 बटा में Q1 और प्लस 1, ये सूत्र निकल के आया था। और इस सूत्र से हम कहते हैं कि कंपटीशन लेवल में डायरेक्ट इस सूत्र की सहायता से आप लोग निकाल सकते हैं कि कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। लेकिन ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, यदि आवेश अलग अलग प्रकृति के हो, एक प्लस चार्ज हो तो दूसरा माइनस चार्ज हो, तब उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और कहाँ होती है, तो बताया गया था कि कम आवेश के पास ही होती है। कहाँ होती है, तो आंसर था कि कम आवेश के पास ही होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं होती है, इन दोनों के बीच में नहीं होती है, बल्कि इस आवेश से इधर हो सकती है या इस आवेश से इधर हो सकती है। मतलब आवेश से बाहर की हो सकती है, आवेश से बाहर की ओर होती है, हमेशा दोनों आवेशों के बीच में नहीं होती है। और कहाँ मिलेगी, फिर से वही, जहाँ आवेश की मात्रा कम हो वहीं मिलेगी। तो अगर मान लेते हैं एक आवेश की मात्रा Q1 है और दूसरे आवेश की मात्रा Q2 है, और Q1 का मान Q2 से छोटा है, Q1 कम है, तो Q1 वाले आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिलेगी। और उसका सूत्र क्या निकल के आया था, तो फिर से सूत्र निकल के आया था x बराबर R बटे में रूट में Q2 बटे में Q1 और -1। यहाँ -1 हो जाता था और यहाँ क्या हो जाता था, +1। R क्या था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। Q2 दूसरे आवेश का मान जिसका मान जिस पर उपस्थित आवेश की मात्रा अधिक है, और Q1 पहले आवेश का मान जिस पर उपस्थित आवेश की मात्रा कम है, ठीक है। और R तो आपको पता ही है दोनों आवेशों के बीच। x क्या होता है, तो x होता है कम मात्रा वाले आवेश से उस बिंदु की दूरी, ठीक है। यहाँ पे जो x लेते हैं वो हमेशा कम आवेश वाले से लेते हैं, कम मात्रा वाले आवेश से लेते हैं। तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव तो बताया गया था कि जब दो समान परिमाण के आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तब उस निकाय को क्या कहते हैं,
वैद्युत द्विध्रुव कहा कहते हैं। और उसमें बताया गया था कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है और इनके बीच की दूरी बहुत कम है तो इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। सॉरी, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, इस साइड हमेशा बाएं तरफ माइनस लिखते हैं और दाएं तरफ प्लस लिखते हैं। और दोनों के बीच की जो दूरी अल्प दूरी होती है उसे हम लोग 2l से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो आप कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, यानी एक प्लस तो एक माइनस, विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी ताकत कितनी है किसी। तो वहां पे निकल के आया कि P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है उसको अगर हम P से दिखाएं तो P बराबर आया Q इंटू 2L, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q है कूलाम और 2L मतलब L है लंबाई, है लंबाई का मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक निकल के आया कूलाम मीटर, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें, क्षेत्र से कुछ कोण पर, तो वो घूमने की टेंडेंसी रखता है। और वहां बताया गया था कि बलयुग्म क्या होता है। फिर बताया गया था कि जब दो समान परिमाण के बल एक दूसरे के विपरीत तथा अलग अलग बिंदु पर कार्यरत हो तब यह बलयुग्म कहलाता है। और उसके कारण उसमें घूमने की टेंडेंसी आती है, घूमने की ताकत आ जाती है। और इसका एग्जाम्पल ये थे साइकिल, कि अगर हम साइकिल चलाते हैं तो एक हाथ से ऐसे धक्का दिए, दूसरे हाथ से ऐसे, या फिर नल की टोटी खोलना है ऐसे, तब भी हम लोग ऐसे घुमाते हैं। पेचकस खोलना है, पेच खोलना है, जो भी पेचकस से जो भी करना है, तो वहां पे हम बताए थे। तो वहां पे निकल के आया था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर आया था PE और साथ में साइन थीटा, PE साइन थीटा। और इसको अगर सदिश रूप में दिखाएं तो वेक्टर टाउ बराबर आया था वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और वहां बताया गया था कि बलयुग्म का आघूर्ण भी एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा किधर होती है, जिसकी दिशा दोनों के लंबवत होती है। क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि वेक्टर I क्रॉस J बराबर K, ऐसे पढ़े हो ना, I क्रॉस J बराबर K सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति में, तो वहां बताया गया था। तो ये सदिश राशि हो गया। और अगर सदिश राशि होगी तो इसका मात्रक क्या होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट जाता था, मात्रक निकल के आता था न्यूटन मीटर। द्विध्रुव का आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण का मात्रक निकल के आता था न्यूटन मीटर। अच्छा, इसको बताया गया था कि ये मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, और इस पे कुछ क्वेश्चन भी देखा गया था। तो मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने दिखाया टाउ मैक्स बराबर होता है PE, टाउ मैक्स बराबर कितना होता है PE, और टाउ मिनिमम बराबर होता है 0। टाउ मिनिमम की वैल्यू 0 होती है और टाउ मैक्स की वैल्यू P इंटू E होती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है जब वो क्षेत्र से, कोई क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उससे थीटा कोण पर स्थित हो, फिगर में बनाया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र में रखकर उसे घुमाते हैं तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो कार्य का हम लोगों ने सूत्र निकाला। तो कार्य W बराबर आया था कार्य W का सूत्र आया था, कितना आया था, तो आया था cos θ1 माइनस cos θ2। ये तो हो गया था, कोण में था कि पहले θ1 था बाद में θ2 था, तो कोण का सूत्र आ गया था θ1 cos θ1 माइनस cos θ2। और W आया था आपका, हाँ तो इसका सूत्र निकल के आया था W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। जहाँ θ1 था प्रारंभिक स्थिति और θ2 था अंतिम स्थिति। और बताया गया था कि यदि अक्षी मतलब उसके अक्ष पे अंदिश रखकर और अगर हम किसी कोण पर घुमाते हैं तब निकल के यही सूत्र आ गया था W बराबर PE 1 माइनस cos θ, 1 माइनस क्या आया था cos θ। जो θ1 था कि उसके हम अंदिश ही रख दें और उसके बाद कुछ कोण घुमाए तो वो निकल के सूत्र आया था W बराबर PE 1 माइनस cos θ। फिर हम लोगों ने सबसे लास्ट में हेडिंग देखा था कि जब वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में ले आते हैं और घुमाते हैं तो उसके पास कार्य, उस पर हम कार्य किए तो वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और कितनी ऊर्जा संचित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकल के आया था माइनस PE cos θ। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कितना आया था, माइनस PE cos θ आया था। और माइनस दिखाता है कि यह ऊर्जा उसमें संचित हुई है, यानी हमने कार्य किया है और उसमें ऊर्जा क्या हुई है, संचित हुई है। तो इतना हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे। हाँ, एक दो चीज और छूट गया है, वो हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट करके पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है
और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया था 1/4πε0k 2p/r3। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया था, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया था 1/4πε0k p/r3। और कहा गया था कि एग्जाम में दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक 5 नंबर में आता ही है बोर्ड परीक्षा में, कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये उसका डेरिवेशन था, और डेरिवेशन में ये फाइनली निकल के सूत्र आया कि अक्षीय स्थिति में 2p हो जाता है और निरक्षीय स्थिति में p होता है। अक्षीय स्थिति मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और निरक्षीय स्थिति मिलाने वाली रेखा के लंबवत। ठीक है, ऐसे करके बताएगा। तो पहले चैप्टर में हम लोग इतना ही पॉइंटों को हम लोगों ने पढ़ा था। उम्मीद है आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस के प्रमेय, जो यहाँ चैप्टर लिखा गया है, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 का सारांश था, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।